दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम स्वॉर्ड ऑफ कमिंग है। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इस सीरीज में हमें पिंगान नाम के एक गांव के लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जो कि स्टार्ट में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। इस दुनिया में उसके पेरेंट्स भी नहीं है, वो अकेले बहुत ही गरीबी के साथ अपना गुजर बसर कर रहा है। गाँव के जो भी लोग हैं जो थोड़े ज्यादा अमीर हैं वो पिंगान को हमेशा बुली किया करते हैं। साथ ही पिंगान के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिस वजह से उसकी जो कल्टीवेशन रूट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस वजह से पिंगान ना ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है, ना ही वो ज्यादा टाइम तक के जिंदा रहेगा। उसके पास सिर्फ 1 ही साल का टाइम होगा। उन 1 साल के अंदर उसे खुद को वापस से पहले जैसा करना है और खुद को पावरफुल भी बनाना है, वरना 1 साल के बाद उसकी जान चली जाएगी। पिंगान आगे चलकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करेगा ताकि खुद को पावरफुल बना सके और वो आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल बनने भी वाला है। और पावरफुल बनने के बाद वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से अपना बदला लेगा। तो चलिए इस कमाल की सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर थी। अभी कंफर्म तो नहीं बताया गया कि ये बंदा क्या हमारा पिंगानी है या फिर कोई और है, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है कि हो सकता है ये पिंगानी होगा जो आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। वो बंदा वहां पर कह रहा होता है जब तक कि इस दुनिया में पिंगान जिंदा है तुम लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम अपना एक कदम भी बढ़ा सको। जिसके बाद तो उस बंदे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को भी मार दिया था। उस ड्रैगन का सर उसने अपने एक हाथ के अंदर पकड़ा होता है जिसे वो अपने दुश्मनों के सामने फेंक देता है। इस चीज को देखकर तो उसके दुश्मन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे दुश्मनों को खत्म करते जा रहा था। उसके अंदर इतनी पावर होती है कि आसपास खड़े जितने भी दुश्मन थे उसके रेड ऑरा की वजह से ही मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा वांगलिन जैसी वाइब दे रहा था। जैसा कि वांगलिन सभी को मारता है उसी तरह से ये भी यहाँ पर सारे के सारे दुश्मनों को एक ही बार में खत्म करते जा रहा होता है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर पिंगान को दिखाया जाता है जो कि हाल फिलहाल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो मोमबत्तियां वगैरह जला रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। वो हर साल एक प्रार्थना रखता है अपने पेरेंट्स के लिए ताकि आफ्टर लाइफ के अंदर जो उनकी जिंदगी चल रही होगी वो अच्छे से गुजर सके। पिंगान बड़ी मुश्किलों से अपना गुजर बसर कर रहा है। उसका साथ देने वाला अब कोई भी नहीं बचा। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। वो जगह जगह लेटर वगैरह डिलीवर करने का काम करता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से पिंगान अपना गुजर बसर कर रहा है। पिंगान अपने पेरेंट्स के लिए जब प्रार्थना करके कमरे के बाहर आता है तो उसे वहाँ पर गाँव के मिनिस्टर का बेटा दिखाई देता है जो यहाँ पर पिंगान को बुली करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिंगान उसकी बातों पे जरा सा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मिनिस्टर के बेटे का रोज का हो चुका है। वो डेली यहाँ पर आकर उसे परेशान किया करता है। मिनिस्टर का बेटा उससे कह रहा होता है क्या हुआ पिंगान, आज काफी लेट निकले घर से, क्या तुम वहाँ पर कुछ चोरी वगैरह कर रहे थे क्या अपने ही घर के अंदर, तो तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया घर के अंदर। पर तब भी पिंगान उसे कुछ नहीं कहता। जो देखकर तो मिनिस्टर के बेटे को भी गुस्सा आ जाता है कि हट यार ये तो मेरी बातें ही नहीं सुन रहा है, इसके साथ अब बुली करके मजा नहीं है। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर कुछ कीमती पत्थर फेंक कर उसके जाने के बाद मिनिस्टर के बेटे की जो नौकर होती है ये जुई वो पिंगान के साथ कुछ बातें कर रही थी। वो उसे कहती है जो अभी मिनिस्टर के बेटे ने पत्थर फेंके क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। इसलिए पिंगान उसे वो पत्थर दे देता है। इनकी ऐसे ही बातें कुछ देर के लिए चल रही थी। तब वहाँ पर एक छोटा बच्चा आ जाता है जो कि पिंगान का अच्छा दोस्त है। वो उन दोनों को बातें करते हुए कुछ गलत समझ लेता है कि ये लोग यहाँ पर किस तरह से बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो मिनिस्टर के बेटे को सारी बात बताने लगता है कि देख तेरी नौकर मेरे दोस्त पिंगान के साथ क्या कर रही है। लेकिन मिनिस्टर के बेटे को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है ये सब फालतू बातों के लिए मुझे यहाँ पर परेशान मत कर वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। इसके बाद वो बच्चा पिंगान के पास आ जाता है। वो उससे कहता है देखो मैं भी कितना सारा काम करता हूँ लेकिन हमारे मालिक ने तो हमारे पैसे भी आधे कर दिए। अब हम यहाँ पर इतना मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पाएंगे। ये सुनकर पिंगान जो होता है वो उससे कहता है तुम्हें भूख लगी है तो ठीक है मेरे पास एक मछली है उसे ले जाओ तुम और जल्दी से तुम जाकर सो जाओ क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है लेटर वगैरह डिलीवर करने के लिए। जाते जाते वो बच्चा पिंगान से कहता है पिंगान तुम्हें पता है कि कल यहाँ पर ना बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब कि इस गांव से दूसरी जगह के आउटसाइडर कुछ यहाँ पर काम के सिलसिले में आएंगे। मैंने सुना है कि उन लोगों के पास बहुत सारी पावर होती है, वो लोग गॉड जैसे होते हैं, उनसे पंगा नहीं लेने का, उनके पास अच्छी अच्छी चीजें होंगी, हम उनकी चीजें चुरा ले तो हम कितना ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे आगे। लेकिन पिंगान उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है अरे जाओ सो जाओ, हमें ऐसी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगले दिन पिंगान जब काम पे जा रहा होता है तब वहाँ पर कुछ बाहर से लोग आए
आए हुए थे। इन लोगों के बारे में वो बच्चा पिंगान को बता रहा था। तब वहाँ पर पिंगान का मालिक आता है जो उसे लेटर वगैरह देता है। वो जैसे ही वहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को देखता है वो भागते हुए उनके पास जाता है और उनसे कह रहा होता है, तुम लोगों को पता है ना कि गांव का रूल क्या है, जिसे भी गांव के अंदर एंट्री करनी होती है वो यहीं से एंट्री करता है और एंट्री करने की फीस भी लगती है, तो लाओ जल्दी जल्दी अपनी फीस मुझे दे दो। इसलिए वो सारे लोग कुछ जो उनके पास सोने चांदी के सिक्के होते हैं वो उस मालिक को दे देते हैं, जिसके बदले वो मालिक उन्हें अंदर आने देता है। पिंगा सारे लोगों को देख रहा था क्योंकि उनके कपड़े भी महंगे महंगे थे और वो लोग काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल लग रहे थे, जिनके पास हो सकता है कि पावर भी काफी ज्यादा होगी। वो लोग पिंगान को देखकर काफी ज्यादा घिन भी कर रहे होते कि ये कितना गरीब और भिखारी किस्म का आदमी है, लेकिन पिंगान बेचारा कुछ नहीं कहता उन्हें, बस उन्हें देखते जा रहा था। जिसके बाद मालिक पिंगान को कुछ लेटर दे देता है जिससे पिंगान को अब डिलीवर करने हैं। लेटर की भी उसने फीस कट कर दी थी। पहले जहाँ एक लेटर के 2 सिक्के मिलते थे, अब एक लेटर के सिर्फ एक ही सिक्के पिंगान को मिलने वाले थे, लेकिन तब भी बेचारा मजबूरी के चलते पिंगान इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ गांव में एक स्टोरी टेलर सारे लोगों को कहानी बता रहा होता है कि आज से 3000 साल पहले की बात है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल रहा करता था जिसके पास काफी ज्यादा पावर थी। दुनिया की कोई भी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर पाती थी, लेकिन तब जाकर उसकी फाइट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन से हुई। उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। ड्रैगन ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन था जिससे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, पर तब भी उस इमॉर्टल ने उसके साथ बढ़िया तरीके से फाइट की और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर उसने हरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो ड्रैगन तो वहां पर हार गया था, लेकिन उसके मरने के बाद उस ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी अब भी बाकी है जिसे फायर एलिमेंट ड्रैगन कहा जाता है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी लोगों को उसका कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि असल में वो कौन लोग होंगे जिनके पास उस फायर एलिमेंट वाले ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी है। जिसके अंदर भी उस फायर एलिमेंट के ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी होगी वो बंदा आगे चलकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल है कि असल में वो बंदे है कौन। आंखों से दिख रहे जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनमें से कोई भी वो बंदा हो सकता है। तब वो छोटा बच्चा जो होता है उस स्टोरी टेलर से कह रहा था, ओल्ड मैन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ऐसे लोगों को कैसे ढूंढा जा सकता है जिनके पास फायर एलिमेंट की पावर हो। जिस पर स्टोरी टेलर कह रहा होता है, तुम मुझे अपने घर पर ले चलो, मैं वहाँ ही तुम्हें बता दूंगा, मेरे पास और भी अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें बताने के लिए। जिस पर वो छोटा बच्चा मान जाता है। दूसरी तरफ पिंगान घर घर जाकर उन सभी को उनके लेटर डिलीवर कर रहा था। ऐसे ही वो आगे बढ़ते हुए एक मास्टर के पास आता है जो बच्चों को कल्टीवेशन वगैरह के बारे में सिखा रहे थे। उनका भी लेटर लेकर पिंगान यहाँ पर आया था। मास्टर जैसे पिंगान को देखते हैं वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कह रहे होते हैं, मैंने देखा है पिंगान कि तुम हमेशा ना छुप कर यहाँ पर देखा करते हो कि आखिर मैं कैसे इन लोगों को पढ़ाता हूँ। देखो अगर तुम्हें भी पढ़ने का शौक है ना तो तुम मेरे पास जब भी तुम्हें टाइम मिले तो आ जाया करो, मैं तुम्हें सिखा दिया करूंगा। ये सुनकर तो पिंगान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर का शुक्रिया करते हुए वहाँ से चल। अब पिंगान जैसे ही आगे बढ़ रहा था रास्ते में उसे एक बंदा दिखाई देता है जो मछलियां वगैरह बेच रहा था। पिंगान को मछली बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। 5 लेटर डिलीवर करने पर उसे 5 सिक्के मिले थे, उनसे ही वो मछली खरीद रहा होता है। पर तभी वहाँ पर एक अमीर यंग मास्टर आ जाता है जिसने 500 सिक्के दे दिए थे उस मछली बेचने वाले को उस मछली के। इसलिए वो मछली वाला आदमी उस यंग मास्टर को ही अपनी मछली दे देता है, जो देखकर पिंगान को काफी बुरा लगता है। तब वो जो यंग मास्टर होता है वो पिंगान को भी कुछ सिक्के दे देता है। वो उससे कहता है, मुझे पता है कि तुमने पहले इस मछली की बात की थी, लेकिन तभी मैंने इसे खरीद लिया, इसलिए मैं ऐसे ही तुम्हें ये सिक्के दे रहा हूँ, रख लो इसे। यंग मास्टर के साथ जो उसका ग्रैंडपा था वो उससे कह रहा था, ये फिश आगे चलकर एक ड्रैगन में बदलने वाली है। इधर पिंगान जैसे ही आगे बढ़ रहा था उसे वहाँ पर एक फॉर्चून टेलर दिखाई देता है जो पिंगान को बुलाकर कह रहा था, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास बहुत ही ज्यादा इविल स्पिरिट घूम रही है। मैं यहाँ पर लकी चार्म वगैरह लिख के देता हूँ जिससे इविल स्पिरिट खत्म हो जाएगी, वो भी सिर्फ 5 सिक्कों में। क्या तुम लिखवाना चाहोगे? जिस पे पिंगान कह रहा था, मुझे अपने लिए कुछ नहीं लिखवाना, आप मेरे पेरेंट्स के लिए ही कुछ लिख दो जिससे आफ्टर लाइफ में उनकी लाइफ अच्छे से गुजरे। मेरे पास 5 सिक्के हैं, आप इसकी मदद से ही कुछ लिख देना उनके लिए। इसलिए फॉर्चून टेलर पिंगान के पेरेंट्स के लिए ही वहाँ पर लकी चार्म लिख देता है ताकि आफ्टर लाइफ की उनकी जिंदगी और अच्छे से गुजरे। दूसरी तरफ स्टोरी टेलर जो होता है वो पिंगान के दोस्त को पकड़ लिया होता है। वो उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी तो काफी कड़क है, तुम आगे चलकर अच्छे कल्टीवेटर बन सकते हो। स्टोरी टेलर जैसे ही देखता है कि उस बच्चे के पास जो फिश है वो
असल में वाटर ड्रैगन है जो आगे चलकर ड्रैगन बनेगा। तो वो हैरान रह जाता है। वो उस छोटे बच्चे से पूछ रहा था आखिर तुझे ये मछली किसने दी, जिस पर वो बच्चा बता रहा होता है ये तो मेरे दोस्त पिंगान ने मुझे दी है, आखिर तुम्हें उससे क्या काम है, क्या तुम मुझे जरा उसके बारे में बताओगे। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता, इसलिए स्टोरी टेलर जो होता है अपने पास जो बाउल होता है उसके अंदर से स्पेशल पावर निकाल कर वो उस बच्चे को दिखा रहा होता है, जिस वजह से तो बच्चे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सुनामी आने वाली है। ये सारा जादू स्टोरी टेलर का ही था, जिससे देखकर वो बच्चा डर गया था कि ऐसा लग रहा है सुनामी आकर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ऐसे ही आउटसाइडर में से एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोल्डन फेरी होता है। उसके साथ एक और यंग मास्टर भी मौजूद था। वो दोनों भी यहाँ पर इस गांव में किसी खास काम के लिए आए थे। वो यंग मास्टर गोल्डन फेरी से कह रहा होता है हमें यहाँ पर भेजा गया है तो हमें यहाँ के रूल फॉलो करने। हमारा रूल यही है कि हमें यहाँ गाँव के किसी भी मेंबर को परेशान नहीं करना है। हम यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हैं हमें बस वो करना है, उसके अलावा हमें किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये लोग यहाँ पर किसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि असल में इनकी वो अपॉर्चुनिटी क्या है। हो सकता है कि वो आगे रिवील होगी कि आखिर ये आउटसाइडर लोग इस गांव में किस लिए आए हैं। ऐसे ही वो दोनों जब बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी वहां से पिंगान का भी गुजर हो रहा होता है। जैसे ही पिंगान आगे बढ़ रहा था दूर वो जो स्टोरी टेलर होता है वहां पर किसी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से तो पिंगान को यहाँ पर तकलीफ होने लग गई थी। पिंगान अजीब से ईविल ऑरा के बीच में घिर गया होता है। ये ऑरा वैसा ही लग रहा था जैसा हमने स्टार्टिंग में उस बंदे के पास देखा था। उस ऑरा की वजह से पिंगान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। यंग मास्टर और गोल्डन फेरी वहाँ पर आने के बाद पिंगान से कह रहे होते हैं हम यहाँ पर तुमसे दो लोगों के बारे में पूछने आए हैं, क्या तुम सॉन्ग और गुकैन नाम के दो बंदे को जानते हो। सॉन्ग वही है जो कि मिनिस्टर का बेटा है, लेकिन पिंगान किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता था वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गरीब है। अगर मिनिस्टर के बेटे और बाकियों को पता चला कि आउटसाइडर कुछ गड़बड़ करने के लिए आए थे और पिंगान ने ही उनके बारे में बताया तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पिंगान ये सारे मैटर से दूर होकर चला जाता है। तो वहाँ पर मिनिस्टर का बेटा भी आता है। वो उनसे कह रहा था क्या तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे थे। ये देखकर यंग मास्टर उससे कह रहा था हाँ मैं आपको तो ढूंढ रहा था, आपके साथ ही साथ मैं गुकेन नाम की भी एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद वो यंग मास्टर जो होता है वो पिंगान से कह रहा था तुमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया, अगर तुमने हमें बता दिया होता तो इसके बदले हम तुम्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड देते। तभी गोल्डन फेरी जो होती है वहाँ पर जो गोबर पड़ा हुआ था उसके ऊपर ही पैर रख देती है। ये देखकर पिंगान की भी थोड़ी सी हंसी निकल जाती है, जिस चीज को देखकर तो गोल्डन फेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर इस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की, ये अपनी औकात भूल चुका है क्या। वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है लेकिन आखिरी टाइम पे वो अपने अटैक को रोक लेती है। यंग मास्टर उससे कहता है हमें पता है ना कि हमें गाँव के किसी बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए चलो यहाँ से। लेकिन तभी वो जो स्टोरी टेलर होता है फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगान को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से तो पिंगान ने अब गोल्डन फेरी का कपड़ा ही पकड़ लिया था। पिंगान अपने होश और हवास में नहीं होता कि असल में वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस चीज को देखकर गोल्डन फेरी अब बहुत ज्यादा बौखला चुकी थी कि पहले तो मैंने इसे पिंगान को छोड़ दिया था लेकिन अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। इसने हिम्मत कैसे की मुझे हाथ लगाने की। इसलिए गोल्डन फेरी अब वहाँ पर पिंगान को बहुत मारती है और वो उसे इस तरह से मारती है कि बेचारे पिंगान की जो कल्टीवेशन रूट थी वो ही टूट जाती है। इस वजह से तो पिंगान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, उसकी हालत खराब हो गई होती है और कल्टीवेशन रूट टूटने की वजह से अब वो ज्यादा दिनों तक के जिंदा भी नहीं रह पाएगा। करीब 1 साल बहुत हो गया उसके अंदर ही आकर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। यंग मास्टर गोल्डन फेरी को चिल्ला रहा होता है क्या किया तुमने, मैंने कहा था ना कि गांव के किसी भी लोग को परेशान नहीं करना है, तब भी तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन गोल्डन फेरी तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वहीं जैसे ये मास्टर को इस बारे में पता चलता है कि पिंगान की कल्टीवेशन रूट टूट चुकी है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वो जो यंग मास्टर होता है वो मिनिस्टर के बेटे से कह रहा था ठीक है अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कल हम वापस से तुम्हारे पास आएंगे ताकि अच्छे से बात कर सके। इतना कहने के बाद यंग मास्टर गोल्डन फेरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस चीज को देखकर तो मिनिस्टर के बेटे को भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये गोल्डन फेरी किस तरह की लड़की, बिला वजह इसने पिंगान की जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो अपने एक डिसाइपल के साथ वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। वो उसे कल्टीवेशन करने और स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरह से कल्टीवेशन की जाती है और किस तरह से स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म किया जा सकता है अच्छी तरह से। ऐसा लग रहा था कि उसका जो डिसाइपल है वो इस गांव को छोड़कर जा रहा है। मास्टर उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं जो फ्यूचर में उसके काम आएगा। तभी उस डिसाइपल को सामने एक बैटल अरीना जो बना होता है उसमें निंग याओ नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्डमैन दिखाई दे रही थी। उसके पास सामुराई वाली हैट भी जैसी भी होती है और उसके पास एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड भी थी। उसे देखकर वो डिसाइपल हैरान रह जाता है कि आखिर ये कितनी सुंदर लड़की है और इसके पास तो स्वॉर्ड टेक्निक भी बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। उसकी ऐसी बातें वो निंग याओ जो होती है वो सुन लेती है। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। मास्टर अपने डिसाइपल को इशारा
इशारा भी कर रहे होते कि नहीं उधर मत देखो, उसे गुस्सा मत दिलाना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब भी डिसेबल मानता नहीं, वो कह रहा था ये लड़की तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तब निंग याओ का जो सबर का बांध होता है वो टूट चुका था। वो अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिसेबल के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में मास्टर आकर उसे वहां पर रोक लेते हैं। मास्टर के पास तो सच में बहुत ही कमाल की पावर थी। वो निंग याओ से कह रहे होते हैं देखो मुझे पता है कि मेरे डिसेबल ने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया, लेकिन उसने इतना भी गलत नहीं कहा कि इसके बदले तुम उसकी जान ले लो। लेकिन निंग याओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर अब मास्टर से भी लड़ने के लिए तैयार होती है। वो कह रही थी अगर बचा सकते हो तो बचा लो अपने डिसेबल को, मैं तो आज इसे खत्म कर दूंगी। जिसके बाद उसने मास्टर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन मास्टर अपनी जगह पर खड़े होते हैं और वो कितने भी क्यों ना अटैक कर ली थी निंग याओ, लेकिन मास्टर को तो उसका एक भी अटैक टच तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मास्टर के पास काफी ज्यादा पावर होती है। वो निंग याओ से कह रहे होते तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो कमाल की तो है, लेकिन उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं। तुम इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। साथ ही तुम्हारी स्वॉर्ड भी उतनी खास नहीं है। अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ाओ, उसके बाद तुम मुझसे मुकाबला करना। लेकिन निंग याओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो लगातार अब भी मास्टर के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है, पर तब भी मास्टर का एक भी अटैक उसे वहां पर लगता ही नहीं। मास्टर के पास काफी सारी पावर भी थी और अच्छी अच्छी टेक्निक भी थी। मास्टर ने अभी तक के एक भी अटैक निंग याओ पे नहीं किया था, बस वो उसके अटैक से बच रहे होते हैं। और ऐसे बचते हुए वो वहां पर आसानी के साथ निंग याओ को हरा भी देते हैं। वो उसकी स्वॉर्ड पकड़ते हुए उससे कह रहे थे तुम्हारी स्वॉर्ड उतनी ज्यादा खास नहीं है। वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं और उसके अंदर अपनी पावर को मिलाते हुए उस स्वॉर्ड की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और उस स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाने के बाद उसे निंग याओ को देते हुए कहते हैं इसे अपने पास रख लो, ये आगे चलकर तुम्हारी जितनी भी पावर है उसके साथ अच्छे से मिल जाएगा और उसके बाद तुम अच्छी तरह से अटैक कर पाओगी। लेकिन निंग याओ उस स्वॉर्ड को लेने से मना कर देती है। वो कहती है मुझे आपकी कोई स्वॉर्ड नहीं चाहिए, और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है। मास्टर उससे कहते हैं तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज को ठुकरा रही हो, ये स्वॉर्ड बहुत कमाल की है, तुम्हें आगे चलकर इसके बारे में अफसोस होगा। पर तब भी निंग याओ जो होती है वो उस स्वॉर्ड को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब निंग याओ जैसे ही आगे बढ़ी थी वहां पर वो स्वॉर्ड उसका ही पीछा करना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था निंग याओ जहाँ जहाँ जा रही थी वो स्वॉर्ड अब उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि निंग याओ उस स्वॉर्ड को अपने साथ रख ले। पर तब भी निंग याओ उस स्वॉर्ड को रखने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर जिसने पिंगान से वो मछली खरीद ली थी, वो जब आगे बढ़ना होता है तो उसके बाजू से ही निंग याओ गुजर रही होती है। तब यंग मास्टर का जो ग्रैंडपा होता है वो उससे कह रहा था जरा संभल के, ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, इसके पास कल्टीवेशन पावर भी है और इसके पास अच्छी खासी स्वॉर्डमैनशिप भी है, इसलिए इससे पंगा नहीं लेना चाहिए हमें। पर तभी एक डैगर जो होता है वो वहां पर सीधा यंग मास्टर को ही आकर लगने वाला था। ये देखकर यंग मास्टर के ग्रैंडपा को लगता है कि ये डैगर जो है निंग याओ ने ही भेजा है, जबकि वो डैगर किसी और बंदे ने भेजा होता है। इसलिए वो ग्रैंडपा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर निंग याओ की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर की यहाँ पर जान लेने की कोशिश करने की। वो अब सीधा निंग याओ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। और तभी वो जो स्वॉर्ड होती है उस बंदे के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ले लेती है जिसने असल में वो डैगर फेंका था। ये देखकर तो यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है कि अरे वाह, ये तो फ्लाइंग स्वॉर्ड है, इस लड़की के पास फ्लाइंग स्वॉर्ड भी है, ये तो कमाल की बात है, ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद यंग मास्टर जो होता है वो निंग याओ के पास आता है और उससे कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें लगा कि वो डैगर आपने ही फेंका था। माफी मांगने के बदले मैं ये छोटा सा गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ, सॉरी के बदले, तो इसे आप एक्सेप्ट। अब जो ग्रैंडपा होता है वो यंग मास्टर से कह रहा था आप ये गिफ्ट उसे कैसे दे सकते हैं, ये गिफ्ट रेयर है पूरी दुनिया में, आप इसे उसे नहीं दे सकते। ये सुनकर निंग याओ वहां से चली जाती है। ये ग्रैंडपा जो है वो यंग मास्टर का असल ग्रैंडपा नहीं है, बल्कि उससे कल्टीवेशन वगैरह करना सिखाता है। एक हिसाब से वो उसका मास्टर है, इसलिए वो जो यंग मास्टर है वो अपने मास्टर को ग्रैंडपा कहता है। उस ग्रैंडपा को लग रहा था कि निंग याओ जो है वो यहाँ पर जानबूझकर ऐसी हरकत की है ताकि वो यंग मास्टर का गिफ्ट ले सके, इसलिए वो गुस्से में दोबारा से निंग याओ के साथ फाइट करने के लिए चले जाता है। इस बात तो दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। निंग याओ पहले से ही मास्टर के साथ फाइट कर चुकी थी, इसलिए वो काफी ज्यादा इंजर्ड थी और ऊपर से अब यहाँ पर ये ग्रैंडपा भी आ गया उसके साथ फाइट करने के लिए। ग्रैंडपा भी वहाँ पर कमजोर नहीं था, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उसने तो निंग याओ की हालत खराब कर दी थी। वो निंग याओ को बहुत मारता है, जिस वजह से तो निंग याओ को अब चक्कर आने लग गए थे, लेकिन वो उसकी जान लेता है। यंग मास्टर जो होता है वो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप, वो लड़की मर जाएगी। तभी वो जो फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है वो ग्रैंडपा के आर पार होकर घुस जाती है ताकि वो उसे रोक सके निंग याओ की जान लेने से, लेकिन इससे भी उस ग्रैंडपा को कुछ नहीं हुआ होता। वो स्वॉर्ड को निकालकर बाहर फेंक देता है। इंसान की मशीन है, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ पिंगान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है, जहाँ आने के बाद वहाँ पर तो काफी गहरी
तबाही आ चुकी थी क्योंकि उसकी कल्टीवेशन रूट टूट चुकी है। इस वजह से उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी काफी ज्यादा तहस नहस हो चुका था। इसलिए घबराते हुए पिंगान जल्दी से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर आ जाता है। तब उसे वहाँ पर उसके पेरेंट्स दिखाई देने लगते हैं। ये भी उसकी एक इमेजिनेशन ही थी। वो इमेजिन कर पा रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पेरेंट्स भी भीड़ में ही कहीं गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अब पिंगान को पूरी तरह से होश आ चुका था। वो अपने आप को अपने घर के बाहर ही पाता है जहाँ पर गोल्डन फेरी ने उसके ऊपर हमला किया था। तब वहाँ पर वो बच्चा आता है जो पिंगान से कहता है, पिंगान तुम्हें पता है कि स्टोरी टेलर ने क्या किया? उसके पास एक बाउल है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके अंदर से तो सुनामी निकलती है। उसने मुझे यही सब दिखाया, मैं तो इससे देखकर पागल हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि हमारा गाँव खत्म होने वाला है। वो स्टोरी टेलर अब भी मेरे घर पे ही मौजूद है और मेरी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसका डिसाइपल बन जाऊँ। न जाने उसने मेरी माँ को क्या सिखा दिया। मेरी माँ तो अब मुझे उसका डिसाइपल बनाना चाहती है। पिंगान तुम ही मुझे बचा लो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे नहीं जाना उस स्टोरी टेलर के साथ, वो बहुत ही खतरनाक बंदा है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम चलो ना मेरे साथ मेरे घर पे। मेरी मम्मी को समझाना, वो मुझे उस स्टोरी टेलर का डिसाइपल नहीं बनाएगी। दूसरी तरफ स्टोरी टेलर जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तब उसके पास गोल्डन फेरी आती है। स्टोरी टेलर उससे कह रहा था, मैंने गुकेन को ही अपना डिसाइपल चुन लिया है। तुम्हारे पास अगर एबिलिटी है तो तुम मुझे कुछ करके दिखाओ जिसकी मदद से मैं मानूं कि तुम यहाँ पर मेरी डिसाइपल बनने के लायक हो। उसके बाद मैं तुम्हें भी अपना डिसाइपल बना सकता हूँ। जो सुनकर तो गोल्डन फेरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पर अपनी फैमिली के रेपुटेशन के बारे में बात करने लगती है कि हमारी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा रेपुटेटेड है, तब भी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ये सुनकर तो स्टोरी टेलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन फेरी को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फंसा देता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वहाँ पर आने के बाद रेड ऑरा जो होता है उसने पूरी तरह से गोल्डन फेरी को घेर लिया था। वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। रेड ऑरा से ही वहाँ पर अजीब से स्नेक और ड्रैगन बनने लगे थे जो सभी यहाँ पर गोल्डन फेरी पे हमला कर रहे होते हैं। गोल्डन फेरी खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। रेड ऑरा के स्नेक ने उसे वहाँ पर पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। इस वजह से गोल्डन फेरी की हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद जैसे तैसे वो स्टोरी टेलर के मैजिकल वर्ल्ड से बाहर निकल कर आती है। उसे समझ आ चुका था कि उसने स्टोरी टेलर से पंगा लेकर गलती कर दी। ये स्टोरी टेलर तो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बच्चा पिंगान के साथ डरते हुए स्टोरी टेलर के पास आ रहा होता है ताकि अपनी मम्मी को मना सके कि मुझे नहीं बनना इस स्टोरी टेलर का डिसाइपल। लेकिन वहाँ आने के बाद उल्टा उस बच्चे की जो माँ होती है वो पिंगान से कहने लगती है, तुम इसके दोस्त हो ना, तो तुम ही इसे अच्छे से समझाओ कि ये स्टोरी टेलर का डिसाइपल बन जाए, वरना अगर ये ऐसे ही कमजोर रहेगा तो आगे चल के लोग इसे भी बुली करेंगे। ये सुनकर पिंगान जो होता है वो उस बच्चे से कह रहा था, देखो तुम्हारे साथ अगर कोई रहेगा ना जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके तो इससे आगे चलकर तुम्हें ही फायदा है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस स्टोरी टेलर का डिसाइपल बन जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी यही कह रही है। अब आगे का फैसला तुम्हारे ऊपर है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और इतना कहने के बाद पिंगान वहाँ से चला जाता है। स्टोरी टेलर इस बार उस बच्चे के अंदर कुछ मैजिक कर देता है जिस वजह से जब वो बच्चा दोबारा बाउल में देखता है तो उसे वहाँ पर सुनामी नहीं दिखाई देती। सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पर तब भी वो बच्चा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। स्टोरी टेलर बच्चे से कह रहा था, तुम्हें पता है ना कि इमोर्टैलिटी हासिल करने का सफर कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तुम ऐसे ही अगर छोटी मोटी चीजों से डरते रहोगे तो आगे चलकर तुम पावरफुल कल्टीवेटर कैसे बनोगे? तुम्हें पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आगे चलकर तुम कुछ कर सकते हो। आओ मेरे पास और मुझे झुककर ग्रीट करो, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाता हूँ। जिसके बाद तो स्टोरी टेलर ने उस बच्चे को भी किसी मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर भेज दिया था। वहाँ आने के बाद वो बच्चा काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि आसपास उसके बहुत ही ज्यादा ऑरा से बने हुए बीस्ट वगैरह थे जो उसी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। वो बच्चा वहाँ पर पिंगान से कहता, पिंगान कहाँ चले गए तुम? मुझे आकर बचा लो, ये स्टोरी टेलर मुझे मार देगा लग रहा है। स्टोरी टेलर बच्चे की माँ से पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि पिंगान कब पैदा हुआ था? उसके बारे में कुछ जानकारी है तुम्हें? इसलिए उस बच्चे की माँ स्टोरी टेलर को पिंगान के बारे में सारी चीजें बता देती है। ये सब सुनकर तो स्टोरी टेलर बहुत ज्यादा हैरान था। उसने कुछ न कुछ तो महसूस किया है पिंगान के अंदर, इसलिए वो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो कहता है, अगर तुम्हारे बेटे को सही तरह से कल्टीवेशन करते हुए आगे बढ़ना है तो उसे अपना सारा का सारा रिश्ता पिंगान से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि पिंगान कोई नॉर्मल बंदा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद तो उसने वापस से कई सारी इविल पावर को पिंगान के अंदर ही डाल दिया था। न जाने असल में स्टोरी टेलर का प्लान क्या है, लेकिन जो भी है वो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। अगले सीन में पिंगान जैसे ही अपने घर पर होता है वहाँ पर उसका दोस्त लिन आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो उससे कह रहा था, क्या तुम्हारा घर तो कितना खटारा है, इसके अंदर से तो अजीब आवाजें आ रही है। बेचारा जिस बेड पे खड़ा होता है वो बेड इतना कमजोर था कि वो वहाँ पर टूट ही जाता है। जिसके बाद लिन जो होता है वो पिंगान से कहता है, पिंगान देखो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक काम है। यहाँ से थोड़ी दूर रुआन नाम का एक बंदा रहता है
जो कि स्वॉर्ड वगैरह बनाता है, तुम उसके पास जाकर काम करो, वो तुम्हें अच्छा काम दे देगा। देखो अगर जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा काम वहाँ पर लगवा दूंगा, इसमें तुम्हें लेटर बेचने से ज्यादा ही पैसे मिल जाएंगे। पर तभी पिंगान को वापस से अजीब सा लगने लगता है। ये उसी इविल ऑरा की वजह से उसे लग रहा था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तब जैसे लिन कमरे के बाहर आता है, उसे वहाँ पर मिनिस्टर के बेटे की जो नौकर यूज हुई है वो दिखाई देती है। उसे देखकर कह रहा था वो कि अरे वाह तुम तो कितनी ज्यादा सुंदर हो। लेकिन तभी वो जो नौकर होती है वो लिन को बहुत मारती है और उसका तो मेन पार्ट पे भी हमला करके उसे पंचर कर देती है। ये देखकर लिन कह रहा तुमने अपने फ्यूचर हस्बैंड का जेंडर बदल दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जिसके बाद लिन जैसे ही तकलीफ के मारे आगे बढ़ रहा था, उसे वहाँ पर फॉर्चून टेलर दिखाई देता है जो उससे कहा था मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो, मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसकी मदद से तुम्हारी तकलीफ को कम किया जा सकता है। जो सुनकर लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है तुझे पता भी है कि मेरी तकलीफ ये क्यों आई है, तू कोई डॉक्टर है क्या, चला जाए यहाँ से। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए फॉर्चून टेलर डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है कि सुबह सुबह मैंने किससे मुंह लगा लिया। ये लिन तो बहुत ही खतरनाक बंदा था, न जाने किस चीज का गुस्सा वो मुझ पे उतार गया। फॉर्चून टेलर जब भागते हुए आगे बढ़ा था तभी वो गलती से निंग याओ के ऊपर पैर रख देता है। पैर रखते साथ ही उसे सारी चीजें पता चल चुकी थी कि असल में निंग याओ के साथ हुआ क्या। उसे निंग याओ जमीन पे ही बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है क्योंकि उस ग्रैंडपा ने उसे बहुत मारा था, इस वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी थोड़ी जैसे उसमें जान बची होती है वो फॉर्चून टेलर से कह रही थी मुझे यहाँ पर आकर बचा लो, और इतना कहकर वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। ये देखकर तो फॉर्चून टेलर भी घबरा चुका था कि अब मैं क्या करूंगा, ये लड़की कहाँ से मेरे गले पड़ गई। वो निंग याओ से कह होता अरे तुम मुझे जाने दो ना, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना, मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा। तभी वहाँ पर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड भी आ जाती है जो फॉर्चून टेलर को पकड़ लेती है कि अब तुझे कैसे भी करके निंग याओ की मदद करनी है और उसे बचाना है। जिस चीज को देखकर तो फॉर्चून टेलर भी घबरा चुका था। वो उस स्वॉर्ड से कह रहा होता है ठीक है मैं यहाँ पर निंग याओ की मदद करूंगा, पहले तुम साइड तो हो जाओ, मुझे मार मत डालना तुम। इसलिए फ्लाइंग स्वॉर्ड वहाँ से हट जाती है। फॉर्चून टेलर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर कैसे इस लड़की को बचा सकता हूँ। वो सबसे पहले वहाँ पर सोचता है कि मैं मिनिस्टर के घर पे जाता हूँ, शायद वही यहाँ पर इस निंग याओ को रखने के लिए मान जाएगा ताकि वो इसका इलाज कर सके। लेकिन उसे पता चलता है कि नहीं, मिनिस्टर तो नहीं मानने वाला, इसलिए वो इस गांव के अंदर और भी जितनी फैमिली होती है उन सभी के पास अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाता है और उन्हें निंग याओ के बारे में बता रहा था। लेकिन सारे के सारे लोग उसे मना करके भगाई देते कि नहीं, हम नहीं रखने वाले निंग याओ को, ले जाओ इसे यहाँ से। जिस चीज को देखकर फॉर्चून टेलर परेशान हो चुका था कि अब मैं निंग याओ को कहाँ लेकर जाऊंगा, कैसे बचाऊंगा मैं इसे। तब उसे याद आता है कि हाँ, गाँव में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो लोगों की मदद करता है और वो बंदा पिंगान है, इसलिए मुझे निंग याओ को पिंगान के पास ही ले जाना चाहिए, वही इसे बचा सकता है। जिसके बाद वो एक हाथ गाड़ी पे निंग याओ को रखते हुए उसे जल्दी से पिंगान के घर के पास ही लेकर आ जाता है। सबसे पहले वहाँ पर आने के बाद फ्लाइंग स्वॉर्ड देख रही होती है कि यहाँ पर क्या निंग याओ सही भी रहेगी। फॉर्चून टेलर निंग याओ की स्वॉर्ड को समझा रहा होता है कि नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पिंगान अच्छा बंदा है, वो निंग याओ का ख्याल रखेगा। फॉर्चून टेलर वहाँ पर पिंगान से कहा था पिंगान तुम इसे संभालो, मुझे यहाँ पर ये रास्ते में मिली थी, ये बहुत ज्यादा घायल है, जल्दी से पहले इसके कपड़े चेंज कर दो, इसे दूसरे कपड़े पहनाओ और पट्टी वगैरह भी लगा देना। ये सुनकर तो पिंगान जैसे ही उसके कपड़े चेंज करने वाला होता है वहाँ पर वही फ्लाइंग स्वॉर्ड आ जाती है जो पिंगान को ऐसा करने से रोक रही थी कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई निंग याओ को हाथ लगाने की। लेकिन फॉर्चून टेलर वहाँ पर उस स्वॉर्ड को पकड़े होता है और पिंगान से कहता है देखो मैं स्वॉर्ड को पकड़ा हूँ, जब तक कि तुम जल्दी जल्दी काम करो। फ्लाइंग स्वॉर्ड तो अब फॉर्चून टेलर को उठा कर पटक रही होती है कि मुझे छोड़, मुझे यहाँ पर निंग याओ को बचाना है। लेकिन तब तक कि वहाँ पर पिंगान ने जल्दी जल्दी निंग याओ के कपड़े चेंज कर दिए थे और उसे जो चोटी लगी थी उसमें पट्टी वगैरह लगा दी होती है। जिसके बाद फॉर्चून टेलर पिंगान को कुछ दवा वगैरह की लिस्ट भी देता है जिससे लेकर आना है और उसे निंग याओ को देनी है। तब पिंगान वहाँ पर फॉर्चून टेलर से क्या होता है, फॉर्चून टेलर मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे दोबारा रीइंकार्नेट कर सकते हो क्या ऐसी दुनिया में जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकता हूँ? ये सुनकर तो फॉर्चून टेलर भी हैरान रह जाता है कि अचानक से इसे क्या हो गया, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। तब जैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से पिंगान को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसकी कल्टीवेशन रूट तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहा था क्योंकि अब 1 साल के अंदर ही पिंगान मर जाएगा। जिस चीज को देखकर तो वो भी हैरान रह चुका था कि आखिर इसकी कल्टीवेशन रूट को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अगले सीन में निंग याओ को वहाँ पर होश में आ जाती है, वो वहाँ पर अब खुद को काफी अच्छा महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो वहाँ पर फॉर्चून टेलर का शुक्रिया कर रही होती है उसकी मदद करने के लिए, वरना तो वहाँ पर बेहोश ही पड़ी रहती। जिस पर फॉर्चून टेलर कह रहा होता है नहीं मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मत करो, तुम्हें शुक्रिया तो पिंगान का करना चाहिए, ये उसी का घर है और उसी ने तुम्हारा ख्याल रखा है, अभी वो तुम्हारे लिए दवा लाने गया है, वो आता ही होगा। वो उससे पूछता है आखिर तुम इस गाँव की तो लग नहीं रही हो, तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? जिस पर निंग कह रही होती है मैंने सुना है कि यहाँ पर एक मास्टर रुआन रहते हैं जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे बढ़िया
तरीके की स्वॉर्ड वगैरह बनाते हैं, मैं उनसे ही एक स्वॉर्ड बनवाना चाहती हूँ। जिस पर फॉर्चून टेलर कह रहा था वो वहाँ पर बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मास्टर रुआन से मैंने भी बात की थी लेकिन उन्होंने अभी तक के मेरे लिए स्वॉर्ड नहीं बनाया, तो वो तुम्हारे लिए भी इतनी जल्दी नहीं बना देंगे। तब वहाँ पर पिंगान भी आ जाता है। उसे देखकर निंग्याओ जो होती है वो उसे अपना नाम बता रही होती है और उसका शुक्रिया भी कर रही होती है उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए। फॉर्चून टेलर वहाँ पे कह रहा था अब मुझे यहाँ से जाना है एक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। मैंने सारी दवाइयाँ वगैरह लिख दी है, उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अच्छे से दवा वगैरह देकर निंग्याओ का ख्याल रखोगे। किस्मत में हुआ तो हम दोनों दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही फॉर्चून टेलर वहाँ से जा रहा था पिंगान उससे कहता है फॉर्चून टेलर मैंने आपसे कुछ कहा था, आप क्या मेरे लिए वो कर देंगे? तब फॉर्चून टेलर पिंगान को बाहर लाते हुए कहता है मुझे पता है कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होगा लेकिन मैं तुम्हें पहले तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताता हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगान को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आता है, जहाँ पर आने के बाद पिंगान हैरान रह चुका था। फॉर्चून टेलर कह रहा था देख रहे हो यहाँ पर तुम उस गोल्डन फेरी को, उसने ही तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल रूट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यही वजह है कि तुम अब काफी कम टाइम तक ही जिंदा रहोगे, लेकिन तब भी इसे ठीक करने का एक तरीका मौजूद है। उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें खुद को जिंदा रखना है। तुम क्या वही चाहते हो कि तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह मर जाओ और आफ्टर लाइफ में साथ में रहो? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे पेरेंट्स को थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि तुम भी इतनी आसान मौत मर जाओ उस चीज को छोड़ते हुए जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम अगर मर भी जाओगे ना तो भी बहुत कम चांस है कि तुम ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अगर तुम मरने के बाद भी उनसे नहीं मिल पाए तो क्या फायदा तुम्हारा मरने का? पिंगान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर करे। तुम्हें मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेजने की एबिलिटी ना अच्छे से अच्छे हेड मास्टर के पास भी नहीं होती है। वो भी नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन मरने के बाद कहाँ पर जाएगा। साथ ही तुम्हारे जैसे बंदे की तो वैसे भी कोई मदद नहीं करने वाला जिसके पास तो 2 वक्त की ठीक से रोटी तक नहीं हो। तुम हाल फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना चाहिए। तुम्हें उस इंसान से बदला लेना चाहिए जिसने तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को तोड़ा। उसके बदले तुम ये सोच रहे हो कि अब तुम मर जाओ और तुम मरने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलो। ये बहुत ही गलत सोच है तुम्हारी। तुम्हें यहाँ से मास्टर रुआन के पास जाना चाहिए। वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेंगे, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाएंगे, स्वॉर्ड वगैरह बनाना सिखाएंगे। वहां जाकर तुम अपने लाइफ की नई तरह से शुरुआत कर सकते हो सकता है तुम्हारा कल्टीवेशन रूट भी सही हो जाए। इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फैसला तुम्हारा है कि तुम मरना चाहते हो या फिर अपने दुश्मनों से अपना बदला लेना चाहते हो। जो सुनकर पिंगान भी हैरान रह जाता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर फॉर्चून टेलर तो सही कह गया, मैं खुद को ऐसे मार तो नहीं सकता, मुझे अपनी किस्मत बदलनी होगी, मुझे खुद को सही करना पड़ेगा। जिसके बाद पिंगान वापस से कमरे में आता है और निंग्याओ से कह रहा होता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने दोस्त लिन के घर पे सोने के लिए। तुम यहाँ पर आराम से आराम कर सकती हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। निंग्याओ वहाँ पर पिंगान से कह रही होती है पिंगान मुझे पता है कि किसी ने तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हारे अंदर बदले की भावना नहीं है? अगर तुम्हारे अंदर बदले की भावना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उस इंसान से बदला लेने में। तो बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? लेकिन पिंगान वहाँ पर कोई जवाब नहीं देता। निंग्याओ कह रही थी अब भी इस दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे मैजिकल वेपन हैं जो तुम्हारा हर चीज से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि एक स्वॉर्ड ही देख लो, इंसान के पास पावरफुल स्वॉर्ड हो तो वो बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। जो सुनकर तो पिंगान भी हैरान रह जाता है। वो कहता है हाँ यहाँ पर निंग्याओ तो सही कह रही है। जिसके बाद वो वहाँ से निंग्याओ के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेने के लिए निकल जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।